भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों, झूठी बातें और जुमलों को चीख चीख कर आईना दिखाने वाला बजट है। सरकार की गजब की कहानी है। पिछले 10 सालों से 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले बोले थे कि 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरी और रोजगार दे दिए। लेकिन कमाल की बात है कि जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बरसों से दे रहे हैं, 79 करोड़ 99,09,999 अभी तक नहीं हुआ। 80 करोड़ ही है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर सालों साल जिंदा रहना पड़ता है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है। उसे बड़ी शर्मनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। तुमने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो ये हालात बदल सकते थे। ये अश्क तुम्हारे आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर, बहुत दूर निकल सकते थे। आप झील की पानी की तरह बैठे हुए हो देश को एक जगह पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी से सुन रहा था और बाद में इस पुस्तिका में पढ़ रहा था, तो एक बात भी मुझे ऐसा लगा कि ये बजट मैं बिहार के वित्त मंत्री का सुन रहा हूँ। खुश मत होइए, आप खुश मत होइए सुधाकर बाबू, खुश मत होइए कि बिहार के लोगों को बहुत कुछ मिल गया। आप सबको याद होगा भाइयों बहनों, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। वो 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया? या तो गया नहीं, आगे आपको सारी पुलें गिर गई। मैं अध्यक्ष जी बड़ा चिंतित हूँ 2 बातों को लेकर। एक, मैं उस सरकार के महान सलाहकार को जानना चाहता हूँ जिन्होंने पूर्वोदय योजना को बिहार से शुरू किया। पूर्वांचल कहाँ गया? शेरशाह सूरी ने कहा था चंदौली उस जमाने में गेटवे ऑफ पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आप पूर्वांचल को छोड़कर हार के बाद इतनी नफरत, उत्तर प्रदेश हार के आप इतनी नफरत, उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। मैं आप लोगों में नहीं जाना चाहता, आप लोगों के साथ आईना दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे साथियों ने आंकड़े पेश किए और सरकार को भी सब समझ में आता है। लेकिन अगर आप पूर्वांचल को छोड़ देंगे और पूरे पूर्वोदय योजना की बात करेंगे, आपने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं दिया, हमारे पूर्वांचल को आपका बोरिया बिस्तर तो पूर्वांचल ने बांट दिया, इंतजाम कर दिया। और इसी तरह की नफरत दिखाते रहिए। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से बोरिया बिस्तर बांट दिया जाएगा, ये लिख कर रख लीजिए, किसी घमंड में अहंकार मत रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। मेरे लोकसभा में आपके 11 सालों के शासन में आपने कुछ भी नहीं दिया। हमारे यहाँ 3 मिलें हैं, स्वदेशी कॉटन मिल, पर्दा और रसड़ा की चीनी मिल बरसों से बंद है। माननीय कपड़ा मंत्री जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आज से 7 साल पहले घोषणा कर दिया था चलाने का। और 85 एकड़ एक जगह जमीन, 25 एकड़ एक जगह जमीन लैंड माफिया के गिरफ्त दृष्टि लगी हुई है। मैंने सुना वहाँ प्लाटिंग करने की योजना बनाई जा रही है। मैं आपसे मांग करता हूँ इस बजट में मेरे लोकसभा के 3 मिलों को चालू किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और अगर किसी भी वजह से मिलों को उस हालत में चालू करना संभव नहीं हो तो वहाँ वैकल्पिक उद्योग लगाया जाए। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका घोसी है। आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक बताया कि इनके यहाँ बक्सर में बाढ़ आएगा तो मेरे गाँव बलिया में बाढ़ नहीं आएगा। यहाँ सांसद पूर्वांचल के बैठे हुए हैं, मैं पीलीभीत से जोड़ता हूँ। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ बाढ़ नहीं आता है? मेरे यहाँ मधुबन ब्लॉक का बिनटोलिया से लेकर गजियापुर का पूरा बंधा टूट रहा है। गाजीपुर के लोग सेमरा गांव सालों से डूब रहा है। बक्सर से लेकर वहां तक सारे गांव डूब रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन चली जा रही है। सरकार उसके बारे में नहीं है। ये सरकार जब बजट को पढ़ेंगे तो ऐसा एहसास होता है ये बजट देश के लिए नहीं, अपने उन 2 बैसाखियों के लिए बनाया गया है, जिन बैसाखियों के सहारे सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और चलेगी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 100 करोड़ इंटर्नशिप की, 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात हो रही है। जो लोग 2 करोड़ रोजगार, 10 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 1 करोड़ के इंटर्नशिप पर आ गए। वो भी एक इमेजिनरी फिगर है, छलावा है, झूठ है। 500 कंपनियों में आप नहीं दे सकते। आप अग्निवीर से भी ज्यादा खतरनाक योजना नौजवानों के लिए ला रहे हैं, तो 1 साल में उनको सड़क पर खड़ा कर देंगे। आपको नौकरी और रोजगार की बात करते थे। मैं आपसे मांग करता हूँ कि हमारे पूर्वांचल के इलाके को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। हमारे यहाँ जो परदहा की मिल है, 50 एकड़ जमीन है, आप वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं। हमारा मऊ तो पूर्वांचल का मेडिकल हब बन रहा है, लेकिन सरकारी सुविधा कुछ नहीं है, प्राइवेट के जिम्मे है। अगर वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाए, ट्रॉमा सेंटर बन जाए, स्किल सेंटर बन जाए, बुनकरों का इलाका है, साड़ी प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए, हमारे मऊ की हालत बड़ी बुरी तरह खराब है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि ये सरकार तो नौकरी की बातें करती थी, जिन्होंने बार-बार कहा है कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरी लेकर आए हैं, रोजगार लेकर आए हैं। एक इस सदन के लोगों को पता होना चाहिए कि नौकरी रोजगार किस बोरे में रखकर किस खाई में फेंक दिया गया है, जो न पढ़ा जा रहा है न दिखाई दिया जा रहा है। आप झूठे दावे बंद करिए, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। जो झूठे बातें करते हैं, आप बजट में हर साल बातें करते हैं, पिछली बजट की बात नहीं होती है, वो पैसे कहाँ गए? आप कुछ इस तरह एहसान करते हैं हुजूर कि अपनी बातों से इस आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आप अपनी बातों से इस आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आंखें को छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। हमें आपके दान के चश्मे नहीं चाहिए, हमारी आंखों को छीनना बंद कर दीजिए। माननीय सदस्य स्पीकर जी, आखिरी बात, हमारे यहाँ जो मेरा इलाका है, मैं हमेशा कहता हूँ, बदहाल बुनकर, बेहाल किसान
और बेरोजगार नौजवान तत्काल सरकार संज्ञान ले। जो गांव कटानों में डूब रहे हैं, चाहे गाजीपुर का हो, बलिया का हो, मऊ का हो, आजमगढ़ का हो, गोरखपुर का हो, कुशीनगर का हो, उसके लिए व्यवस्था कर दिया जाए और जितने गाँव डूबते हैं उनको मुआवजा दिया जाए। आपने मुझे समय दिया, बहुत सारी बातें बोली थी, समय का भाव में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि सरकार संवेदना के साथ सुनेगी, समझेगी और हमें भी मौका देगी आगे बढ़ने का। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो वित्त संकल्प अपने सामने रखा उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। और खास करके उन्होंने जो 4 बातें कही थी, युवा, महिला, किसान, इन विषय को लेकर मैंने सोचा कि पहली बात जब उन्होंने बेरोजगारों की बात की, कुछ नई स्कीम लाई है, तो उसके ऊपर पहली बात ऐसी कि उसकी जो नींव है वो पहले समझनी चाहिए। नींव ऐसी है सर कि आज हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने जो अपने सामने जो वास्तविकता साबित की है वो है एम्प्लॉयमेंट रेशियो राइजेस टू 9.2% इन जून 24, पिछले महीने 9.2% हमारे पास बेरोजगारी है। और इसमें भी उन्होंने कहा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अगर रेट देखेंगे वो 9.3% है। अब ऐसी स्थिति में ILO, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि 83% लोग हमारे पास बेरोजगार है, जॉबलेस है। अब ऐसी स्थिति में हम जो बजट यहाँ रख रहे हैं तो हम अपेक्षा क्या करते हैं कि सबसे बड़ा अगर किसी पर असर पड़ता है तो युवा है, महिला है, किसान है। अब ऐसी स्थिति में युवा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, अब युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। और उसकी अगर आगे आप जाके देखेंगे तो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे ये सरकार की करती है, वो कहते हैं कुछ नहीं, पाइप वो उनका जो रवैया है, जो तरीका है ये परसेंटेज निकालने का, वो गलत है। वो कहते हैं सिर्फ 5.2 को रेट देते हैं ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और उसका अर्बन एरिया के साथ में जो पिछले 3 वर्षों में उन्होंने बताया कि 2020-21 में रूरल में 3.3, अर्बन में 6.7। ये मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन यूजुअल स्टेटस ऑफ पर्सन्स ऑफ एज 15 years and above in both rural and urban area along with last 3 years is 3.3 to 6.7, 21-22 rural 3.2, urban 6.3 और 22-23 में 2.4, 5.4। अभी इसका इंडिकेटर क्या है? जब ILO कहती है 83% है, ये इस तरह से रिपोर्ट देकर हमारे देश को भ्रम पैदा करना चाहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि शेयर ऑफ एजुकेटेड यूथ अमंग ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 54.2 इन 2000 टू 65.7 इन 2022। और ये खास करके अगर आप देखेंगे कि युवा इतने बेरोजगार हैं, सर मुझे इसमें मैंने जानबूझकर पहले न्यूज़ डाली कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम लाई हो आपने। ये जो सारी स्कीम आप देखेंगे तो स्कीम भी आपको ये नज़र में आएगा। पहले क्या होता था कि बेरोजगार जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्ट्री करता था, तब हमारे पास रियल डाटा आता था। अब हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? EPFO, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंक पर हम तय कर लेते हैं इतने बेरोजगार हैं। सर ये जो EPFO है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी EPFO होता है। ये कहेंगे हमने रोजगार दिया, ये रोजगार शब्द को ही मेरा ऑब्जेक्शन है। नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो। आप जो अभी भी स्कीम में कर रहे हैं ना सर, अभी स्कीम उन्होंने जो लाई है उस स्कीम में आप अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, उन्होंने जो सारी स्कीमें जो लाई है उस स्कीम में खास करके ये वो जो स्कीम है सारी चारों स्कीम कंपनियों में कैसे कैसे आप अप्रेंटिसशिप पे रखेंगे, क्या क्या उनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारों चीज़ों में आप देखेंगे तो हर स्कीम 2 वर्ष की है। ये तो अग्निवीर हो गया, 2 वर्ष के बाद ये क्या करेगा, क्या देने वाले हो? 1 लाख तक महीना, हर माह जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको 15,000 रुपये। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता उसको क्यों देना है, वो तो 1 लाख यहाँ तनख्वाह ले रहे हैं, उसको क्यों देना है? उसको 15,000, 5,000 रुपये 3 महीने में। उसके बाद में अगर वो 1 वर्ष के लड़का छोड़कर गया नौकरी तो फिर क्या करोगे? कंपनी से हम पैसे लेंगे। मतलब सरकार के राशि से कुछ नहीं जा रहा है, सरकार से राशि से कुछ नहीं, जिम्मेवारी भी नहीं, और बाकी सारा CSR फंड होगा। ये सारी चीज़ों को देखते सर तो ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है। आप बेरोजगारी को सोचिए सर। मैं थोड़ा सा ट्रेड यूनियन में काम करता है, मेरे साथ में अंकित देसाई भी वही काम करते हैं। कहाँ नौकरी आयोग तो बताओ, पहले तो बताओ। 500 कंपनियां, बड़ी कंपनियां तो बताओ, कहाँ नौकरी लगाने वाले हो? मैन्युफैक्चरिंग मुंबई जैसे शहर में तो सब गए, हमारे महाराष्ट्र में से तो लूट कर लेके गए आप। वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बर्ड ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया, सारे कारखाने जो उद्योग लेकर गुजरात में लेके गया। तो रोजगार कहाँ है? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे बताओ तो सही, कहाँ रोजगार देने वाले हो? हमारा इस सवाल बुनियादी सवाल है। तब जाकर आप कहो, मैंने इसीलिए कहा कि कुछ नहीं है, ये अग्निवीर है सर। अभी आगे बताता हूँ आपने क्या किया, सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले। कहाँ नौकरियां बताओ तो सही? पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो 10वीं 12वीं कक्षा की जो रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो कम पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी संख्या 12वीं या 10वीं कक्षा पास करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है।
और ग्रेजुएट वालों की संख्या, वो कहाँ नौकरी करेंगे बताओ, बैंकों में लेने वाले। अब किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर देखो, अंधेरा छा हुआ है। अभी AI आएगा तो और भी तकलीफ आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब क्या करोगे? देश की आबादी का सोचो, 140 करोड़ में कितने लोग बेरोजगार हैं। अब देते हो सीधा 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, 2 वर्ष के बाद में क्या करेगा? अग्निवीर बनेगा क्या?